नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे। सैफई से वो सुबह 11:15 बजे निकलेंगे और मैनपुरी जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और एसपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तो अखिलेश यादव यूं तो 3 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और अब 48 साल इनकी उम्र और आज नामांकन दाखिल करेंगे। और उत्साह जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें लगातार नजर आ रहा है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करते नजर आएंगे। तो भोगाव और मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में एक तरफ जहां अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। तो आज मैनपुरी जो है लगातार चर्चा में बना रहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आज एक ट्वीट किया है। दिखाते हैं आपको। अपराधी, दंगावादी, गुंडागर्दी, जातिवादी, अवैध कब्जाधारी, आतंकवादी, जिन्नावादी, अखिलेश यादव की पार्टी यही है समाजवादी। यहाँ पे उन्होंने आतंकवादी शब्द का भी जिक्र किया है। तो देखिए, आतंकवादी, जिन्नावादी बराबर में अखिलेश। आप जनरली मैथ्स करते हैं तो प्लस करते हैं और फिर उसके बाद इज इक्वल टू बताते हैं कितना हुआ। तो इन्होंने सब कुछ लिखकर इज इक्वल टू अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज तो मैनपुरी पर सभी की नजर रहने वाली है। अमित गर्ग शुक्ला हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ रहे हैं, अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश शाके जो है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे आज मैनपुरी का मौसम किस तरह का है। अमित, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। अखिलेश यादव का जब नाम सामने आया था तब हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा था, तो आज तो ग्राउंड पर तस्वीर बिल्कुल ही अलग होगी। आपने मौसम का जिक्र किया जीनत, तो मैं शुरुआत उसी से ही करूंगा। आज मैनपुरी में बहुत ठंड है, गलन है यहाँ पर, लेकिन सियासत में बहुत गर्मी है क्योंकि इंतजार समाप्त हो रहा है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का। आखिरकार पहले हर किसी के मन में सवाल था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। उन सारे सवालों का जवाब मिल गया और आज आखिरकार 11:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। उनके नामांकन से पहले जीनत यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई जीनत, उन्होंने कुछ जानकारी दी, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। अखिलेश यादव के 4 प्रस्तावक यहाँ पर रहने वाले हैं। एक का नाम धर्मेंद्र शाक्य है, दूसरे प्रस्तावक होंगे रामनाथ बाथम, तीसरे प्रस्तावक होंगे निजामुद्दीन और चौथे प्रस्तावक होंगे अहिवरन सिंह जाटव। तो ये 4 नाम तय हुए जो कि अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे जब वो अपना नामांकन करने के लिए जाएंगे। रही बात यहाँ पर माहौल की, कार्यकर्ताओं में उत्साह की, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, करहल सीट के प्रत्याशी आ रहे हैं, तो उत्साह यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं के। ठीक, दिनेश शाह के हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि लगातार इटावा से उन्होंने हमें तमाम अपडेट्स दी। दिनेश, बार बार एक चीज मैं चाहूंगी आप स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि एक जानकारी है कि 11:30 बजे, एक जानकारी ये भी है कुछ जगहों से कि भाई 1 बजे भी हो सकता है। तो जो टाइमिंग है वो जरा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। फिलहाल मैं इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के ठीक बाहर हूँ जो सैफई में स्थित है और यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी करके रखी गई हैं। जो जिस रथ से अखिलेश यादव को मैनपुरी में नामांकन करने के लिए जाना है वो रथ भी यहाँ लाया जा चुका है। रथ को लाए जाने से पहले इटावा सैफई में हनुमान मंदिर पर उनका स्टाफ जो रथ में चलता है उसने जाकर के पूजा अर्चना की है।
जाहिर है कि जो पूजा अर्चना की गई है किसी शुभ कार्य के लिए स्टाफ करता है, तो फिलहाल रथ अंदर जा चुका है और अखिलेश यादव फिलहाल अंदर है। अब उनके निकलने की पूरी तैयारी है, लेकिन जो सूचनाएं अंदर खाने से है वो 11 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और 1 बजे के करीब जो मैनपुरी मुख्यालय है, नामांकन केंद्र जहाँ पर करहेल के लिए नामांकन करना है, वहाँ पर नामांकन करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी बात जो जानकारी सामने निकल करके आई है, जो शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे अंकुर यादव आदित्य जिनका नाम है, वो भी फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुँच गए हैं। उनका स्टाफ, सुरक्षा स्टाफ यहाँ बाहर खड़ा हुआ है। तो अंदर अब इस नामांकन से पहले थोड़ा सा बिल्कुल तैयारियों का जिक्र किया और कौन कौन से नेता। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि जो रथ निकला, आपने लगातार अखिलेश यादव की जो तमाम खबरें थी हम तक पहुंचाई, कई बार बातचीत भी हुई, आज वो कौन कौन से बड़े नेता नामांकन में अखिलेश यादव के साथ शामिल रहने वाले हैं? क्योंकि नामांकन से भी एक संदेश देने की कोशिश होती है, एक ताकत दिखाने की कोशिश होती है। और देखिए, कोविड प्रोटोकॉल और जो नॉमिनेशन को लेकर के नई गाइडलाइन आई है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में उन तमाम प्रोटोकॉलों का उल्लंघन करना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि उनके समर्थक भारी तादाद में अभी से ही मैनपुरी में जुटना शुरू हो गए हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो एक्सप्रेसवे है। आप साथ में मेरे पीछे देखें तो मैनपुरी का रास्ता यहाँ से कटता है। सिर्फ यहाँ से मैनपुरी 20 किलोमीटर रह जाता है और इसी रास्ते से होकर के अखिलेश यादव के जो समाजवादी विजय रथ है, जिस रथ से वो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में जाते रहे हैं, इसी रास्ते से उनका रथ जाएगा। हालांकि मौसम बहुत सर्द है, लेकिन यहाँ पर सियासी जो पारा है वो बहुत गर्म है। जैसा कि हमारे सहयोगी सैफई से बता रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और उनके पुत्र भी वहां मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। रामगोपाल यादव भी आ चुके हैं, उनके लड़के भी हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और तमाम जो खानदान से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग मैनपुरी कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये पूरा क्षेत्र करहल का नेताजी खुद यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, तो तमाम बुजुर्ग जो उनको इलेक्शन लड़ाते रहे हैं, खबरें हैं, वो तमाम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि तमाम जो सहयोगी दल हैं, यानी कि चाहे वो जनवादी पार्टी हो और वो उनके भी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद वहां जाहिर की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का जो रेला है एक्सप्रेसवे पे हम लगातार लखनऊ से देख रहे थे, वो भारी तादाद में इधर मूवमेंट उनका है। हालांकि अखिलेश यादव जल्द लखनऊ वापस लौट जाएंगे क्योंकि 4 बजे उनकी एक मीटिंग है। 1 बजे के लगभग नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, तो 1:30 से 2 के बीच में वो यहां से निकलेंगे क्योंकि टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो यानी कि यहां बहुत देर तक नहीं रहेंगे। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात अभी समझ में आई इस चर्चा में वो है कि परिवार को एकजुट दिखाने की कोशिश हो रही है। संदेश आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो पिछले चुनाव में नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्ट यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम की वर्चुअली रैली में करीब 27 लाख लोग जुड़ेंगे। सीएम योगी इसमें आगरा से जुड़ेंगे। पीएम मोदी की वर्चुअल संवाद में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर पर खास फोकस है। बीजेपी के अगर हम बात करें, तकरीबन 1211 शक्ति केंद्र और 7878 पोलिंग बूथों पर वर्चुअल चौपाल होगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन लगाई गई है। तो देखिए, तैयारियां जो है कम से कम डिजिटल, जब इलेक्शन की बात होती है, कैंपेनिंग की बात होती है खास तौर से, तो उसमें बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। तैयारियां पूरी हैं। आपने देखा जब आचार संहिता लागू होती है तो उसके बाद 75 जिलों में जो है एक छोटी बाकायदा गाड़ियां एलईडी के साथ जो है वो रवाना होती हैं और उसके बाद तकरीबन वो तैयारी जो है अब नजर आ रही है जब वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और जीत का मंत्र देंगे। बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों से संवाद। बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख बीजेपी जो है इसकी अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और बाकायदा हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और तकनीक का वो जिक्र करते हैं और वर्चुअल रैली करेंगे वो है 3D होलोग्राम तकनीक। और ये तकनीक ये भी समझिए, वो भी हम आपको बताते हैं, इस तकनीक से वर्चुअल इमेज बनाई जाती है। रियल को वर्चुअल बनाने के लिए लाइट बीम का इस्तेमाल होता है, इमेज दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल होता है। होलोग्राम तकनीक के जरिए तस्वीर बिल्कुल
रियल नजर आती है। इस तकनीक से बने इमेज को चारों ओर से देखा जा सकता है। लोगों को देखने में ये बिल्कुल रियलिस्टिक यानी कि ओरिजिनल लगता है, जैसे कि आप सामने से देख रहे हो। तो ये जो तकनीक जिसका हम जिक्र करें वो आपको बता रहे हैं। 3D होलोग्राम तकनीक क्या है? इस तकनीक से वर्चुअल इमेज बनाई जाती है। इसे आप समझिए ये कितनी महत्वपूर्ण होती है। और रियल को वर्चुअल बनाने के लिए लाइट बीम का इस्तेमाल होता है। अगर आप टेक्निकल थोड़ा सा भी साउंड है या नॉलेज रखते हैं तो आप इसे बखूबी समझ पाएंगे। इस तकनीक से तस्वीर बिल्कुल रियल दिखती है, जैसे मानो आप सामने से देख रहे हो। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी की तैयारी क्या है। 3D होलोग्राम तकनीक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और आप इसे समझ सकते हैं प्रोजेक्टर का इसमें इस्तेमाल होता है इमेज दिखाने के लिए, और इस तकनीक के जरिए तस्वीर बिल्कुल रियल नजर आती है। इस तकनीक से बने इमेज को चारों ओर से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आज ताजनगरी आगरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। सीएम योगी करीब सुबह 11:30 बजे आगरा की एतमादपुर विधानसभा पहुंचेंगे। वहां सीएम योगी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, घर घर जनसंपर्क करेंगे। उसके बाद सीएम फतेहपुर सीकरी विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद वो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। आगरा में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि वोट डाले जाएंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कान्हा की नगरी मथुरा दौरे पर रहेंगे। वो यहां संगठन से जुड़ी कई बैठकों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह कई इलाकों में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। इसके अलावा मतदाताओं से संवाद का भी उनका कार्यक्रम है। और आज सुबह खबर कुछ हादसों की आती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर से आई, जहां पर टाट मिल चौराहे पर बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है मौके पर ही। वहीं 12 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीर गोंडा के तरबगंज इलाके से भी सामने आई, जहां पर रानीपुर पहाड़ी के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। 40 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया ये जा रहा है कि सभी श्रद्धालु बहराइच के रहने वाले हैं और त्रिवेणी स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तभी पुलिया पर चढ़ते वक्त पिकअप पलट गई। बताया ये भी जा रहा है कि पिकअप में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी ने गोंडा हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही हादसे में घायलों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर सड़क हादसे पर भी सीएम ने ट्वीट किया, दुख जताया। लिखा, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परमपिता दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोक संतप्त परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दे। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। और जैसे कि हमने बताया, कानपुर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परमपिता दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दे। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोनों ही घटनाओं में काफी लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों के रिएक्शंस आए हैं, सुनिए जरा। तो खाना खाने जा रहे थे घंटाघर, रॉन्ग साइड में बस आ रही थी, यही इलेक्ट्रिक वाली। उसने आगे बस ठोका। हमने इस भाई सबने बोला कि देखो इसने ठोक दिया, तो एकदम स्पीड में आया। तो हम अपनी गाड़ी साइड में करने लगे। जब तक साइड में करते उसने एक कार वाले को ठोका, फिर हमको ठोका, फिर उसके आगे एक फिर कार को ठोका, फिर उसके आगे ठोकते हुए चला गया वो। घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया।
जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कंफर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल है सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है, वो कराया जा रहा है। और जो बस ड्राइवर है उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग कीजिए सारी की। कि आप धौलारा घाट बैंक के सामने गाड़ी पलट गई है। हम वहाँ से आए, देखे गाड़ी पलटी, डूब रहे लोग, उनको बाहर निकलवाए। 3 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।